वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल डिवीजन, जिसमें समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम अब आगे देखते हैं प्रोफेज अवस्था के बारे में। और प्रोफेज अवस्था में सबसे पहले देखेंगे हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को। किसको? कि डीएनए मॉलिक्यूल्स की क्या स्थिति है। हमने पढ़ा था कि डीएनए मॉलिक्यूल्स का रेप्लिकेशन हो गया था एस फेज में। किस अवस्था में रेप्लिकेशन हो गया था? तो एस फेज में डीएनए मॉलिक्यूल्स का रेप्लिकेशन हो गया था। अब वही डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रोफेज में हमें कैसे दिखेंगे? पहली चीज, ये स्पष्ट नहीं होंगे, अस्पष्ट होंगे। कैसे होंगे? नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट, अस्पष्ट। कैसे दिखेंगे साहब? अस्पष्ट दिखेंगे, आपको स्पष्ट नहीं दिखेंगे। कैसे होंगे? गुथे हुए होंगे, इंटरलाइंड। गुथे हुए। देखो, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स का रेप्लिकेशन हो गया था एस फेज में, अब वही डीएनए मॉलिक्यूल प्रोफेज में कैसे हैं? अस्पष्ट है, नॉट डिस्टिंक्ट, इंटरवाइड, एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। अब यहां पर क्या शुरू होगा? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल या डीएनए हो सकते हैं। यहां पर डीएनए का कंडेंसेशन की शुरुआत हो जाएगी, कंडेंसेशन का इनिशिएशन हो जाएगा, कंडेंसेशन की शुरुआत हो जाएगी। मैक्सिमम कंडेंसेशन कहां होगा? मेटाफेज में। कंडेंसेशन कंप्लीट कहां होगा? मेटाफेज में। कंडेंसेशन की शुरुआत कहां होगी? प्रोफेज में। जैसे ही कंडेंसेशन की शुरुआत होगी, कंडेंसेशन की शुरुआत होगी, ये अब सुलझना शुरू हो जाएंगे। जो एक दूसरे में गुथे हुए हैं ना, ये अब सुलझना शुरू हो जाएंगे। अनटैंगल्ड, अनटैंगल्ड। एक शब्द आता है टैंगल। टैंगल आता है उलझने के लिए, लेकिन ये तो अनटैंगल हो गई, सुलझना शुरू हो गई। जैसे ही ये सुलझना शुरू हो गई, तो इनकी स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी? ये आपको कैसे दिखेंगे? दो क्रोमेटिड अटैच टुगेदर at the centromere। दो क्रोमेटिड होंगे जो कि अटैच होंगे एक दूसरे के साथ, अटैच टुगेदर, एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर। जैसे ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, और दोनों क्रोमेटिड अटैच है किसके द्वारा? सेंट्रोमियर के द्वारा। दोनों क्रोमेटिड अटैच टुगेदर, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। कहां पर? सेंट्रोमियर। ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर आपको लेट प्रोफेज में अवस्था में आपको कंडेंस्ड माइटोटिक क्रोमोसोम दिखेंगे। कंडेंस्ड माइटोटिक क्रोमोसोम आपको दिखेंगे, जबकि अर्ली प्रोफेज में तो वो नॉट डिस्टिंक्ट है, अस्पष्ट है, इंटरवाइंड है, गुथे हुए हैं। लेकिन लेट प्रोफेज में आपको
स्पष्ट क्रोमोसोम दिखने शुरू हो गए। देखो एस फेज में रेप्लिकेशन हुआ तो 2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं। एस फेज में डीएनए का क्या हुआ, डीएनए मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, रेप्लिकेशन, तो आपको 2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं। इसीलिए यहां पर कितने लिखे हैं, 2 क्रोमेटिड लिखे हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं तो जो सेंट्रियोल था ना, उसका भी तो डुप्लीकेशन हो गया था एस फेज में ही। अब वो सेंट्रियोल मूव करना शुरू कर देगा, मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। कैसे मूव शुरू कर देगा, अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट शुरू कर देगा, मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल्स की तरफ वो अपना मूवमेंट शुरू कर देगा, या यूं कहूं तो लेट प्रोफेज में अब आपको क्रोमोसोम दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए सेंट्रियोल जो है, अब सेंट्रियोल से फाइबर ओरिजिनेट होंगे। जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच चुका है वहां से फाइबर ओरिजिनेट होंगे या अराइज होंगे। उन सभी फाइबर को स्पिंडल फाइबर कहेंगे। सभी फाइबर को क्या कहेंगे, स्पिंडल फाइबर। जो सेंट्रियोल है वहां से फाइबर जो ओरिजिनेट होंगे या अराइज होंगे उन्हें स्पिंडल फाइबर कहेंगे। बेसिकली ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल ही है। क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं सब। किसके बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। स्पिंडल फाइबर है क्या, माइक्रोट्यूब्यूल ही तो है, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। ये स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल 3 प्रकार के हैं। पहला है काइनेटोकोर, माइक्रोट्यूब्यूल। काइनेटोकोर, माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे आप इसे सेल मान लो, क्या मान लो, ये कोई सेल है। इस सेल पर अपोजिट पोल पर सेंट्रियोल पहुंच चुके हैं। अब सेंट्रियोल से फाइबर जो ओरिजिनेट होंगे वो सारे के सारे फाइबर स्पिंडल फाइबर कहलाएंगे, या वो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। जैसे एक ये फाइबर ओरिजिनेट हुआ, एक ये फाइबर ओरिजिनेट हुआ, एक ये फाइबर ओरिजिनेट हुआ, और एक ये फाइबर ओरिजिनेट हुआ। ये सारे के सारे फाइबर क्या हुए, ओरिजिनेट हुए कहां से, सेंट्रियोल से। और ये सारे फाइबर किसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ अटैच है, क्रोमोसोम के साथ। किसके साथ अटैच है, क्रोमोसोम के साथ। तो जो फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच है उन्हें काइनेटोकोर, माइक्रोट्यूब्यूल करेंगे। यानी ये सेंट्रियोल को अटैच करेंगे किसके साथ, क्रोमोसोम के साथ। क्या करेंगे, अटैच। सेंट्रियोल को अटैच कर रहे हैं किसके साथ, क्रोमोसोम के साथ। ये क्या है, काइनेटोकोर, माइक्रोट्यूब्यूल। जब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को देखा था
तो हमने यहां पर सेंट्रोमियर देखा था। सेंट्रोमियर में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही थी जिसे काइनेटोकोर कहा था, और उसी काइनेटोकोर के साथ क्या जुड़े हुए, सेंट्रियोल। तो बेसिकली क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में जो काइनेटोकोर डिस्क पाई जा रही थी, प्रोटीन की डिस्क थी, उसके साथ ये स्पिंडल फाइबर अटैच है। उसके साथ क्या अटैच है, स्पिंडल फाइबर। और उन स्पिंडल फाइबर को क्या नाम दिया गया, बोलना एक बार, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इंटरपोलर। कौन से साहब, इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल। जो पोल्स को कनेक्ट कर रही है, अपोजिट पोल्स को बाइंड कर रही है, जो अपोजिट पोल्स को बाइंड कर रही है, या अपोजिट सेंट्रियोल को, या दो सेंट्रियोल को अटैच कर रही है, उन्हें क्या कहेंगे, इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल फाइबर, या इसे एस्टर रेस भी कहेंगे। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यह सेंट्रियोल का एक्सटेंडेड पार्ट है जो सेल में पाया जाएगा। क्या है, सेंट्रियोल का एक्सटेंडेड पार्ट, एक्सटेंड पार्ट है जो कि सेल में पाया जाएगा, सेल में पाया जाएगा, किसी के साथ अटैच नहीं है, किसी और के साथ, केवल ये एक्सटेंड पार्ट है, इस तरह से, ठीक है। और ये कहां होगा, अराउंड द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के आसपास। अराउंड द सेंट्रियोल पाया जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली यहां पर प्रोटीन का जिलेशन होगा, जिलेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के जिलेशन से बनेगा। किससे बनेगा, प्रोटीन के जिलेशन से, ठीक है। और ये सेंट्रियोल को एक जगह बनाए रखेगा, सेंट्रियोल को हिले नहीं देगा, सेंट्रियोल को एक जगह बनाए रखेगा। देखो, हमने यहां पर क्या किया, स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम के साथ अटैच कर दिया, जो कि मेटाफेज में होगा। ये मैंने मेटाफेज का एक छोटा सा पार्ट दिखाया हुआ है, प्रोफेज नहीं है, ये मेटाफेज है। लेकिन मुझे अगला टॉपिक समझाना है, इसीलिए मुझे ये तीनों माइक्रोट्यूब्यूल समझाने पड़े। ये मेटाफेज है। कौन सी अवस्था है, मेटाफेज। ये प्रोफेज नहीं है बेटा, मेटाफेज है, ठीक है। मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज बोल सकते हो। अब ये तीनों क्रोमोसोम एक जगह पर, एक प्लेट पर आ जाएंगे, ये अर्ली मेटाफेज है, ठीक है। क्योंकि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गई, और प्रोफेज में ये अटैच नहीं होते, प्रोफेज में ये अटैच नहीं होते। मुझे क्योंकि अगला टॉपिक समझाना है, इसलिए मुझे ये तीनों बताने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये मेटाफेज है, प्रोफेज नहीं। अभी देखो, प्रोफेज नहीं लिखा मैंने। अब आगे बात करते हैं। देखिए, हमने बात की थी सेंट्रियोल प्लस जो माइक्रोट्यूब्यूल थे,
या ये इन्हें एस्टर रेज भी बोल सकते हो। सेंट्रियोल और माइक्रोट्यूब्यूल या सेंट्रियोल और एस्टर रेज, देखो ये सेंट्रियोल था, ये सेंट्रियोल था, यहां से एस्टर रेज निकली थी, यहां से एस्टर रेज निकली थी, और ये एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तारिक नुमा आकृति बनाते हैं, जिसे कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं सब? एस्टर कहते हैं। एस्टर है क्या? तारेनुमा आकृति है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि सेंट्रियोल और माइक्रोट्यूब्यूल या सेंट्रियोल और एस्टर रेज ने बनाई है। ठीक है, एनिमल सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहती है। एस्टर प्रेजेंट रहता है, इसीलिए एनिमल सेल में जो माइटोसिस पाया जाता है उसे एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। एनिमल सेल में एस्टर प्रेजेंट रहता है, इसीलिए एनिमल सेल में एस्ट्रल माइटोसिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्ट्रल माइटोसिस पाया जाता है। लेकिन यहां तो दो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे एम्फीएस्ट्रल भी कहते हैं। एम्फीएस्ट्रल दो है ना, समझ रहे हैं? एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। अब अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, किसकी बात करूं साहब? प्लांट सेल की बात करूं, तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल ही नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल क्या है साहब? एब्सेंट है। अगर सेंट्रियोल एब्सेंट है तो क्या एस्ट्रल माइटोसिस होगा या एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस होगा? नहीं, एनएस्ट्रल माइटोसिस, एनएस्ट्रल माइटोसिस पाया जाता है किसमें? प्लांट सेल। जबकि एनिमल सेल में एस्ट्रल माइटोसिस या एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस पाया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर, इसके अलावा सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर, सेंट्रियोल और एस्टर रेज एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। चारों मिलकर एक संरचना बनाती हैं जिन्हें माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं सब? माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं सब? माइटोटिक अपरेटस। और माइटोटिक अपरेटस का फॉर्मेशन कहां पर होता है? प्रोफेज। स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर, सेंट्रियोल और एस्टर रेज आपस में मिलकर माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। किस अवस्था में? प्रोफेज अवस्था में। अब माइटोटिक अपरेटस प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। प्लांट सेल में माइटोटिक अपरेटस कैसा पाया जाएगा? एनएस्ट्रल। क्यों? क्योंकि यहां पर सेंट्रियोल भी नहीं है, एस्टर रेज भी नहीं है, तो कैसा होगा? एनएस्ट्रल। जबकि एनिमल सेल में कैसा होगा? एस्ट्रल होगा या एम्फीएस्ट्रल बोल सकते हो। तो माइटोटिक अपरेटस प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। प्लांट सेल में कैसा होगा? एनएस्ट्रल, जबकि एनिमल सेल में एस्ट्रल पाया जाएगा। और किससे मिलकर बना हुआ है? स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर, सेंट्रियोल और एस्टर रेज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं।
देखिए, यदि मैं प्रोफेज के बारे में आगे बात करूं, तो यहां पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू होगा। यहां पर क्या होगा? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये स्पिंडल फाइबर अभी काइनेटोकोर के साथ या क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होंगे, अभी तो सिर्फ फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। मेटाफेज में जाकर ये क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रिका और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये तीनों डिसअपियर हो जाए। क्या हो जाएंगे? डिसअपियर। तीनों दिखेंगे नहीं, तीनों विलुप्त हो जाएंगे। कौन कौन सी चीजें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय, ये तीनों क्या हो जाएंगे? डिसअपियर या विलुप्त हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल वेसिकल, छोटी छोटी वेसिकल के रूप में ब्रेक डाउन हो जाएगी। छोटी छोटी वेसिकल्स में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ठीक है, तो और क्या होगा? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू होगा। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वो स्मॉल वेसिकल्स में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे कि ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज की बात की जाए तो आपको बाहर सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, क्रोमोसोम स्पष्ट नहीं दिख रही, इनडिस्टिंक्ट है, नॉट डिस्टिंक्ट। देखिए, ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है। ये अर्ली प्रोफेज में आपको क्या दिख रही है? जो मेम्ब्रेन दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, क्रोमोसोम आपको स्पष्ट नहीं दिख रहे, नॉट डिस्टिंक्ट। कैसे है? इंटरवाइंड, एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस दिख रही है, क्या दिख रही है? न्यूक्लियोलस दिख रही है। जबकि लेट प्रोफेज के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले बाहर की तरफ आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है और स्मॉल वेसिकल में ब्रेक डाउन हो चुकी है। क्रोमोसोम आपको स्पष्ट दिखने लगे हैं, माइटोटिक क्रोमोसोम आपको स्पष्ट दिखने लगे हैं, कंडेंसेशन शुरू हो चुका है। यहां से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, लेकिन ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हुए। ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। न्यूक्लियोलस आपको डिसअपियर होती दिख रही है, ईआर क्या हो जाएगी? डिसअपियर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? डिसअपियर। तो ये अर्ली प्रोफेज अवस्था है और ये लेट प्रोफेज अवस्था है। अब बात करते हैं मेटाफेज की। देखिए, अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज की अगर मैं बात करूं, पहली चीज क्रोमोसोम का कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम कंडेंसेशन कहां होगा? मेटाफेज में। कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम कंडेंसेशन कहां होगा? मेटाफेज में। जिस कारण से अगर क्रोमोसोम की नंबर की स्टडी करनी है
कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो दोनों की स्टडी कहां की जा सकती है, मेटाफेज में। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां तो ब्रेक डाउन हुई थी, यहां पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। वहां ब्रेक डाउन हुई थी, यहां पूरी तरह से बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी, जिस कारण से जो आपको क्रोमोसोम दिखेंगे वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे। स्प्रेड किसमें हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। किसमें स्प्रेड हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है, जिस कारण से क्रोमोसोम कहां आ गए, साइटोप्लाज्म में आ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली यहां पर क्रोमोसोम मूव करेंगे, क्रोमोसोम मूव करेंगे सेंटर में। कहां मूव करेंगे, सेंटर में मूव करेंगे या इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे। मूव करते हुए सेंटर में आ जाएंगे या बिल्कुल इक्वेटर में आ जाएंगे और मेटाफेज प्लेट बनेंगे। मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया और मैक्सिमम कंडेंसेशन कहां हुआ, मेटाफेज में। क्रोमोसोम के नंबर और मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी हो तो कहां कर सकोगे, मेटाफेज में। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन क्या हो गया, कंप्लीट, जिस कारण से अब वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। इसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो गई, यहां पर क्या होगी, कंप्लीटली डिसअपियर, जिस कारण से जो क्रोमोसोम है वो स्प्रेड कहां हो गए, साइटोप्लाज्म में हो जाए। ठीक है, क्रोमोसोम कहां मूव करेंगे, सेंटर की तरफ, इक्वेटर की तरफ। मूवमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर जो अपने देखा था माइटोटिक अपरेटस, उसके कारण क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। माइटोटिक अपरेटस के कारण मूव करेंगे और सेंटर की तरफ या इक्वेटर की तरफ मेटाफेज प्लेट का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, मेटाफेज में जो कंडेंसेशन है वो कंप्लीट हो गया, जिस कारण से आपको सेंट्रोमियर स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होगा वो आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर में क्या पाई जाएंगी, बेसिकली दो प्रोटीन की डिस्क, दो प्रोटीन की डिस्क पाई जाएंगी, जिन्हें काइनेटोकोर कहेंगे। और काइनेटोकोर भी आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, ये इसकी काइनेटोकोर, ये इसकी काइनेटोकोर, दोनों क्या है, प्रोटीन की डिस्क है, जो कि क्रोमेटिड को यहां पर क्रोमेटिड को अटैच करती है। क्रोमेटिड अटैच होता है। देखिए अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, ये वाला क्रोमेटिड इस पोल से अटैच होगा स्पिंडल फाइबर के जरिए, और ये वाला क्रोमेटिड इसके अपोजिट पोल से अटैच होगा स्पिंडल फाइबर के जरिए। एक क्रोमेटिड स्पिंडल फाइबर के जरिए एक पोल से अटैच होगा, दूसरा क्रोमेटिड अटैच होगा दूसरे पोल से, अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर के जरिए। ठीक है, और ये जो स्पिंडल फाइबर है ये क्रोमोसोम के किस भाग से अटैच होंगे, तो काइनेटोकोर के साथ। किस भाग से, काइनेटोकोर के साथ। अगर मैं बात करूं कि वन क्रोमेटिड, क्योंकि दो क्रोमेटिड है, of each chromosome connected by
its kinetochore. Connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole. देखो, एक क्रोमेटिड प्रत्येक क्रोमोसोम का खुद के काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर को अटैच करेगा, एक पोल की तरफ, एक पोल से। जबकि इसका जो सिस्टर क्रोमेटिड होगा, क्योंकि दो क्रोमेटिड है, एक तो ये वाला क्रोमेटिड, एक ये वाला क्रोमेटिड, ठीक है। कितने क्रोमेटिड है? दो क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है? दो क्रोमेटिड है, और दोनों कैसे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। जो सिस्टर क्रोमेटिड होगा वो अपोजिट पोल के साथ जुड़ेगा, और सिस्टर क्रोमेटिड होगा ऑफ ईच क्रोमोसोम connected by its kinetochore to spindle fiber from opposite pole। देखो, क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा इस के साथ कनेक्टेड है, इस सेंट्रियोल के साथ कनेक्टेड है, इस पोल के सेंट्रियोल के साथ कनेक्टेड है, जबकि ये वाला हिस्सा इस पोल के सेंट्रियोल के साथ, अपोजिट पोल के सेंट्रियोल के साथ कनेक्टेड है। किसके द्वारा? स्पिंडल फाइबर के द्वारा। लेकिन क्रोमोसोम का कौन सा हिस्सा कनेक्टेड है? तो काइनेटोकोर। कौन सा हिस्सा कनेक्टेड है? काइनेटोकोर, जो कि प्रोटीन की डिस्क है। कहां पाई जा रही है? सेंट्रोमियर में, ठीक है। अगर मैं मेटाफेज अवस्था में क्या डाल दूं? कोल्चिसिन, तो सेल डिवीजन वहीं रुक जाएगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। अगर मेटाफेज में कोल्चिसिन डाल दो तो सेल डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि ये मेटाफेज में पॉइजन है, विष। क्या है? पॉइजन है। पॉइजन क्यों है? क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ही नहीं होने देगा। तो सेल डिवीजन नहीं होगा, लेकिन डीएनए की अमाउंट तो डबल होगी ना, वो तो एस फेज में होगी थी, तो यहां पर पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी। जैसे कोई चीज 2n थी वो 4n होगी, क्या होगी? पॉलीप्लॉइडी होगी। या 2n 3n होगी तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, बहुगुणिका कहते हैं। कोल्चिसिन डालने पर सेल डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइजन की तरह काम करेगा। किसमें? मेटाफेज में। किस अवस्था में? मेटाफेज में। ये ध्यान रखना रे, मेटाफेज में, ठीक है। तो पॉइजन के रूप में काम करेगा। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? मेटाफेज में तो हो रहा है। स्टार्ट कहां हुआ था? प्रोफेज में। तो यहां पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिस कारण से पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न हो जाएगी। 2n वाला अवस्था किसमें चेंज होगी? 4n में। लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुई, सेल डिवाइड नहीं हुई, ये आ गई मेटाफेज, ठीक है। देखिए, जब ट्रांजिशन टू मेटाफेज होगा या मेटाफेज के पास, देखिए जब ट्रांजिशन टू मेटाफेज होगा, इसमें क्या होगा
कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर किसके साथ अटैच हो जाएंगे? क्रोमोसोम के साथ। क्रोमोसोम के किस भाग के साथ? जो सेंट्रोमियर वाला हिस्सा है। सेंट्रोमियर वाले के किस हिस्से के साथ? काइनेटोकोर के साथ। तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज या मेटाफेज की ओर जब हम चलेंगे तो यहां हम देखेंगे कि यहां पर क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो चुके हैं। लेकिन जब मेटाफेज अवस्था प्रॉपर आ जाएगी, जब कंप्लीट मेटाफेज अवस्था आ जाएगी, तो यहां पर क्या होगा कि सभी क्रोमोसोम सेंटर में आ जाएंगे, इक्वेटर में आ जाएंगे, सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे और मेटाफेज प्लेट का निर्माण करेंगे। मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। ठीक, मेटाफेज प्लेट बना देंगे। तो ये आ गया ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज की ओर, और ये आ गई मेटाफेज, जिसमें ये आपको कंडीशन स्पष्ट दिखेगी। ठीक।